फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम कल कुछ गेट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, आज भी वही देखने वाले हैं। तो चलिए, हमारा नया क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और 220 वोल्ट 10 किलोवाट 900 RPM separately excited DC motor has the armature resistance Ra is equal to 0.02 ohm. When the motor produce at rated speed, when the motor operates at rated speed and with the rated terminal voltage, the electromagnetic torque developed by the motor is 70 Newton meter. Neglecting the rotational losses of the machine, the current drawn by the motor from the 220 volt supply is, हमें करंट निकालना है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का जो करंट है वो हमें निकालना है 220 वोल्ट के लिए। ये क्वेश्चन जो है 2017 में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। इसके ऑप्शन भी हमें इस तरीके से दिए गए हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं दूसरे पेज पे आपको इसका सॉल्यूशन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें जो कंडीशन दी गई थी, मोटर इज 10 किलोवाट। मोटर कितने किलोवाट की दी गई थी? 10 किलोवाट। 10 किलोवाट। अगर मोटर 10 किलोवाट हो गई, इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये क्या है? पावर। पावर हम किससे डिनोट करते हैं? वोल्टेज इनटू करंट। अभी मोटर में इंड्यूस होने वाला वोल्टेज कौन सा रहता है? बैक ईएमएफ, ईबी इनटू आर्मेचर करंट। इसका मतलब ईबी बैक ईएमएफ इनटू आर्मेचर करंट इक्वल्स टू क्या हो गया? 10 किलोवाट। अगर मैं ईबी की वैल्यू डाल दूं, ईबी की वैल्यू वी माइनस आई ए आर ए इंटू ये वाला मेरा आई ए, वैसे को वैसे मैं रख देता हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू 10 किलोवाट। अब देखिए इस मुझे जो वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज कितना दिया था? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट, चलो लिख लेता हूँ, माइनस आई ए मुझे दिया नहीं है, ठीक है। आर ए तो दिया है ना, लेकिन 0.02 ओहम दिया है। इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई है कौन सा? ये आई ए इक्वल्स टू 10 किलोवाट। 10 किलोवाट को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 10,000 वाट, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर देता हूँ, आई ए से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 220 आई ए माइनस 0.02 माइनस 0.02 आई ए स्क्वायर, ये एक आई ए और ये एक आई ए स्क्वायर, माइनस ये इस साइड में लेके आ जाता हूँ मैं, इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर देता हूँ, 0.02 आई ए स्क्वायर माइनस 220 आई ए प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस प्लस और माइनस का थोड़ा ध्यान रखिए, 10,000 इक्वल टू 0। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो मेरा आई ए कितना निकल के आ जाएगा? आई ए इक्वल्स टू 45.75 एम्पियर, ये मेरा आई ए आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब जब हमें आई ए तो मिल गया, लेकिन हमें करंट कौन सा निकालना है? जब टॉर्क 70 न्यूटन पर मीटर होगा तो वो उसका हमें करंट, उस कंडीशन का हमें करंट निकालना है। तो पहले टॉर्क का इक्वेशन देख लेते हैं। हमारा टॉर्क क्या कहता है? टी इक्वल्स टू 60/2 पाई एन ई बी आई ए, ये हमारा टॉर्क का इक्वेशन है, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं, टी इक्वल्स टू 60/2 पाई एन कितना दिया था हमें? 900 आरपीएम दिया था, 900 आरपीएम इंटू ई बी इंटू आई ए। ये देखिए ई बी इंटू आई ए हमने अभी भी डिस्कस किया था, 10 किलोवाट। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। अब
टॉर्क कितना निकल के आ जाएगा मेरा, टॉर्क इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 106.1033। इस तरीके से अगर राउंड फिगर लिख रहे हो 5 लिख देता हूँ, ठीक है, 106.5 न्यूटन मीटर। इस तरीके से मैं टॉर्क लिख दूँ। ये तो था हमारा टॉर्क निकल के आ गया। अब अगर मैं सेपरेटली एक्साइटेड मोटर की बात कर रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का है। अगर मैं सेपरेटली एक्साइटेड मोटर की बात कर रहा हूँ तो उसमें क्या होता है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई ए होता है। टॉर्क किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई ए से। अगर मैं फॉर अ टॉर्क 106.15 न्यूटन मीटर के लिए मेरा करंट कितना है, मेरा करंट कितना दिया हुआ था ना इसमें, नहीं सॉरी अभी हमने निकाल लिया, उसके लिए हमने करंट ये वाला निकाल लिया। उस टॉर्क के लिए 106.15 न्यूटन मीटर टॉर्क के लिए हमारा करंट कितना निकला है, 4 IA इक्वल्स टू 45.75 हमारा करंट निकला। लेकिन हमें निकालना किसके लिए है, फॉर अ टॉर्क 70 न्यूटन मीटर के लिए हमें IA निकालना है, ठीक है ना। ये हमें कंडीशन, अब हम लिख सकते हैं दोनों इक्वेशन से, T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू IA अपॉन IA2 अपॉन IA1। इस तरीके से लिख सकते हैं हम। अब देखिए हमारा T2 कितना दिया है, 70 न्यूटन मीटर। चलो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि निकल के आ जाए। हमें क्या निकालना है, IA2। अगर IA2 इक्वल्स टू T2 इंटू IA1 अपॉन T1, इस तरीके से लिख सकते हो। अभी क्या करना है, सिर्फ हमें वैल्यू ही डालना है। IA2 इक्वल्स टू T2 कितना है हमारा 70 इंटू IA कितना है हमारा 45.75, ठीक है, अपॉन 1 T1 कितना है 106.15 इक्वल्स टू, अगर इसको सॉल्व कर दूंगा तो IA2 हमारा निकल के आ जाएगा। कितना आएगा ये आएगा मेरे ख्याल से 30.16 एम्पियर, 30.60 एम्पियर ये करंट निकल के आ जाएगा। देखिए अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन का हिसाब रख के जल्दी से सॉल्व करेंगे तो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इस न्यूमेरिकल में जब टॉर्क की कंडीशन दी हुई थी कि एक टॉर्क की कंडीशन है कि इस टॉर्क समझ लीजिए 106.15 पे अगर मेरा मोटर इतना करंट ले रहा है आर्मेचर, तो 70 न्यूटन पर मीटर के टॉर्क के कंडीशन में मेरी मोटर कितना करंट लेगी, यही इस न्यूमेरिकल में पूछा था और यही हमने निकाल लिया। ये न्यूमेरिकल 2 मार्क्स के लिए था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन डीसी मशीन आयरन लॉसेस ऑकर इन, नंबर 1 आर्मेचर कोर, पोल कोर, योक एंड पोल शू। इनमें से किस में हमारे आयरन लॉस ऑकर हो जाते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन अबोव द करेक्ट, को इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चलिए मान लीजिए एक मिनट मैं पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये मेरे पोल है और ये मेरा पोल शू है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने लिया था शायद, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। पोल शू, ये हमारा पोल शू है, ठीक है, और ये मेरा आर्मेचर है। जब भी मैं इस वाइंडिंग को सप्लाई दूंगा
वाइंडिंग को सप्लाई दूंगा तो ये क्या करेगा, फ्लक्स क्रिएट करेगा। फ्लक्स कौन क्रिएट करेंगे, पोल शू। यहाँ से मेरे फ्लक्स क्रिएट होंगे। इसका मतलब जो मेन फील्ड फ्लक्स है, मेन फील्ड फ्लक्स, जो मेन फील्ड फ्लक्स है वो डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, मेन फील्ड फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, आर्मेचर के, आर्मेचर और पोल शू, आर्मेचर और पोल शू के कांटेक्ट में आ रहे हैं। ये जो मेन फील्ड फ्लक्स है आर्मेचर और पोल शू के कांटेक्ट में आ रहे हैं, लेकिन पोल के कांटेक्ट में आ रहे हैं क्या, नहीं। इसका मतलब ये या इसमें आयरन लॉस होने के चांसेस ही नहीं है। आयरन लॉस कहाँ पे होंगे, आयरन लॉस कहाँ पे होंगे, आयरन लॉस ऑकर किस में होंगे, पोल शू और आर्मेचर के बीच में होंगे। पोल शू और आर्मेचर में ही लॉसेस होंगे, आर्मेचर कोर में। अगर समझ लीजिए एक तो हमारे ये नंबर 1 हो गया, आर्मेचर कोर में होंगे, और दूसरा पोल शू में। कहाँ है हमारा पोल शू, पोल शू में। इसका मतलब हमारा 1 एंड 4 आर्मेचर कोर और पोल शू में लॉसेस ऑकर होंगे। 1 एंड 4 स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी दोनों फॉल्स है। तो ठीक है, ये दोनों 1 एंड 4 किस में है, पहले ही ऑप्शन में है। तो इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन राइट है इस स्टेटमेंट के लिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपको लेवल वन में पूछे जाएंगे, जो आसान आसान होते हैं, फिर इसके बाद में धीरे धीरे क्वेश्चन की लेवल बढ़ती जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ 120 वोल्ट डीसी मोटर, डीसी शंट मोटर के बारे में क्वेश्चन है। डीसी शंट मोटर टेक 2 एम्पियर एट नो लोड, नो लोड कंडीशन पे 2 एम्पियर का करंट लेता है, ऐसे इन्होंने बोला है। इन इट टेक 7 एम्पियर ऑन फुल लोड, फुल लोड कंडीशन पे 7 एम्पियर का करंट ये मशीन डीसी शंट मोटर लेती है। वाइल रनिंग एट 12 से आरपीएम, वो 1200 आरपीएम, जब 12 से आरपीएम से रोटेट होती है तब 7 एम्पियर करंट लेती है। द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.8 ओहम, आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है। द शंट फील्ड रेजिस्टेंस 240 ओहम। द नो लोड स्पीड इन आरपीएम, हमें क्या निकालनी है, नो लोड स्पीड हमें निकालनी है। ये क्वेश्चन 2017 में 2 मार्क के लिए पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से सॉल्व होता है, तो देखते हैं। अगर हम यहाँ पे फुल लोड स्पीड की बात करें, फुल लोड कंडीशन में हमें स्पीड दी हुई है, फुल लोड स्पीड की बात करें तो N1 हम कंसीडर करेंगे उसको 1200 आरपीएम दी हुई है, ठीक है, 1200 आरपीएम दी हुई है। तो इसके लिए वही फार्मूला हमारा EB1, वही फार्मूला लगेगा हमारा। मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ ताकि थोड़ा आसानी जाए। N1 N2 अपॉन N1 इक्वल टू EB2 अपॉन EB1। बहुत से लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो गया होगा कि हमारा फार्मूला तो ये था N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू EB2 अपॉन EB1, ये इंटू 5 अपॉन 5 ये फार्मूला था। लेकिन यहाँ पे 5 तो लिया नहीं दोस्तों, हम बात किसकी कर रहे हैं, ये तो ध्यान में दीजिए, डीसी शंट मोटर की। डीसी शंट मोटर में फ्लक्स कैसे होते हैं, कांस्टेंट। अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो 5 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों कट हो जाएंगे और बचेगा हमारा सिर्फ इतना ही, ठीक है ना। हाँ, तो ये फार्मूला हमें, इसका मतलब अगर नो लोड स्पीड N2 निकालना है, नो लोड स्पीड, तो हमें EB फाइंड करना पड़ेगा, EB2 एंड EB1। तो चलो EB1 फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। EB1 इक्वल्स टू, वोल्टेज कितना दिया हुआ है हमें, 120 वोल्ट, ठीक है, 120 वोल्ट। EB का फार्मूला क्या है, बहुत से लोगों को पता होगा, फिर भी एक बार लिख देता हूँ। EB इक्वल्स टू V माइनस IA RA, ये वाले ना वही वैल्यू रख रहा हूँ। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 120 वोल्ट, माइनस IA कितना दिया हुआ है, 6 IA निकालना पड़ेगा। चलो मैं यहाँ पे एक डायग्राम भी बना लेता हूँ शंट मोटर की। ये हमारी डीसी शंट मोटर की फील्ड हो गई, ये हमारा आर्मेचर हो गया, आर्मेचर,
ठीक है, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज होगा। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज कितना है 120 वोल्ट, 120 वोल्ट। ठीक है, अब एट नो लोड कंडीशन, सॉरी हम किसकी बात कर रहे हैं, एट फुल लोड की बात कर रहे हैं, फुल लोड कंडीशन पे, क्योंकि 200 आरपीएम लिया है ना हमने N1, तो इस कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो हमारा करंट कितना होगा, मोटर जो टोटल करंट ले रही है वो कितना 7 एम्पियर, 7 एम्पियर ले रही है, 7 एम्पियर ले रही है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से मैं आई, यहाँ से मेरा आई ए जाएगा और यहाँ से आई एस एच जाएगा। ठीक है, इससे मैं आई ए निकाल सकता हूँ। कैसे, ये हमें इसका फील्ड का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 240 वोल्ट, 240 वोल्ट, सॉरी 240 ओहम रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो ओम्स लॉ लगा के मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, आई एस एच इज इक्वल टू वोल्टेज कितना है 120 अपॉन 240। चलिए, वहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ रही थी, इसलिए नए तरीके से देखते हैं। हम कहा थे आई एस एच इक्वल टू हमारा वोल्टेज कितना दिया हुआ है 120 वोल्ट अपॉन 240 ओहम रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो इसका मतलब करंट कितना निकल के आ जाएगा, हमारा फील्ड करंट 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब देख लीजिए, आइए हमें निकलना आई इक्वल्स टू आई एस एच प्लस आई ए, ये होता है हमारा। अगर मेरा आई कितना दिया हुआ है फुल लोड कंडीशन के लिए 7 एम्पियर इक्वल्स टू आई एस एच कितना निकला है 0.5 प्लस आई ए कितना निकल के आ जाएगा, आई ए इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा 6.5 एम्पियर। चलो, आई ए तो निकल के आ गया अभी, तो मैं ई बी वन निकाल सकता हूँ। ई बी वन इक्वल्स टू वोल्टेज कितना है हमारा 220 माइनस आई ए बी वन का फार्मूला है ना ये, ई बी इक्वल्स टू वी माइनस आई ए आर ए, यही फार्मूला है ना। वोल्टेज कितना है हमारा 120 वोल्ट, आई ए कितना निकल के आ गया 6.5 इंटू आर ए कितना दिया हुआ है हमें 0.8। इसका मतलब ई बी कितना आ जाएगा हमारा, ई बी आ जाएगा 114.8 वोल्ट। चलो, ई बी निकल के आ गया। अब बात करते हैं हम ई बी टू के लिए। ई बी टू कौन से कंडीशन के लिए निकालना है हमें, नो लोड कंडीशन के लिए। एन टू इक्वल टू नो लोड कंडीशन हमें निकालनी है, तो ई बी टू निकाल लेते। ई बी टू इक्वल्स टू वही फार्मूला। अब देखें, यहाँ पे वोल्टेज हम रख देते हैं 120 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज तो रख देंगे 120 वोल्ट, लेकिन आइए इस कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा। आइए, सिमिलर सी बात है, अगर आई एस एच जैसे कि हमने निकाला था डायग्राम, फिर से एक बार डायग्राम निकाल देता हूँ मैं। आर्मेचर हो गया ये मेरा आर्मेचर, और ये मेरा सप्लाई वोल्टेज 120 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज हो गया। ठीक है, ये यहाँ से मेरा आई जाएगा, यहाँ से मेरा आई ए और यहाँ से मेरा आई एस एच। ठीक है, अब देखिए, आई एस एच तो निकाल लिया था मैंने, आई एस एच कितना निकाला 0.5, लेकिन आई मेरा नो लोड कंडीशन के लिए कितना दिया था, नो लोड कंडीशन के लिए मेरा दिया था आई 2 एम्पियर दिया हुआ था। अब देखिए, सेम यही फार्मूला में आई ए निकाल लीजिए। आई ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अगर आई मुझे 2 एम्पियर दिया है इज इक्वल टू आई एस एच है मेरा कितना है 0.5 माइन प्लस आई ए, तो आई ए कितना हो जाएगा, आई ए इक्वल्स टू 1.5 एम्पियर। ठीक है, अब आई ए भी निकल के आ गया, तो 1.5 इंटू 0.8 इक्वल्स टू 118.8 वोल्ट। ई बी निकल के आ गया मेरा। ठीक है, अब ई बी टू भी निकल के आ गया, ई बी वन भी निकल के आ गया, तो मैं सीधा सीधा वो फार्मूले में रख सकता हूँ, अभी रख सकता हूँ ना। हमने जैसे पहले फार्मूला देखा था, एन टू अपॉन एन वन इक्वल्स टू ई बी टू अपॉन ई बी वन। ठीक है, अभी मुझे एन टू निकालना है, एन टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, ई बी टू कितना था मेरा, ई बी टू है 118.8 अपॉन
EB2 ये है, EB1 कितना है, EB1 है 114.8 इंटू N1 कितना है 200 RPM। इसका मतलब N2 मेरा कितना निकल के आ जाएगा, N2 मेरा निकल के आ जाएगा 1241.81, इतना मेरा RPM, इतना मेरा N2 निकल के आ जाएगा। और हमें यही पूछा गया था उस न्यूमेरिकल में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेव वाइंडिंग इज एम्प्लॉयड इन डीसी मशीन ऑफ हाई करंट एंड लो वोल्टेज रेटिंग, लो करंट एंड हाई वोल्टेज रेटिंग, हाई करंट एंड हाई वोल्टेज रेटिंग एंड लो करंट एंड लो वोल्टेज रेटिंग। इसका मतलब है, ये क्या कहना चाहता है कि वेव वाइंडिंग हम किस लिए हम मशीन में यूज़ करते हैं, वेव वाइंडिंग यूज़ करने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, हाई करंट मिलता है या लो वोल्टेज मिलता है, किस तरीके से, ये उन्होंने स्टेटमेंट के रूप में हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। अब दोस्तों देखिए, आपने जैसे पढ़ा होगा डीसी मशीन के बारे में, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए, ये क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, और आई क्या होता है, करंट। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, वेव वाइंडिंग में ऑलवेज नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होते हैं, 2, क्योंकि हमारे वेव वाइंडिंग किस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है ना, इस तरीके से वेव वाइंडिंग होती है। तो इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आर ऑलवेज कितने होते हैं, 2, बरोबर है। और लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल। इसका मतलब लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ज़्यादा होंगे और वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कम होंगे। अगर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी कम है हमारे पास, तो करंट कैसे रहेगा, कम रहेगा, सीधी सी बात है, करंट कम रहेगा। इसका मतलब ईच एंड एवरी पैरेलल पाथ में से फ्लो होने वाला करंट कैसा रहेगा, हमारा कम रहेगा। इसका मतलब एक तो जाहिर हो गया, जाहिर सी बात है कि लो करंट के लिए हमें वेव वाइंडिंग चाहिए, लो करंट के लिए। अब हो गई करंट की बात, अब करते हैं वोल्टेज की बात। अगर करंट हमारा कम है, तो इसका मतलब जनरेटेड वोल्टेज कैसा रहेगा, अगर करंट हमारा लो है, क्योंकि हमारा ये होता है ना, पावर का फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू VI। अगर हमारा करंट कम है तो वोल्टेज कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। मान लीजिए कि एक जनरेटर है वो 100 MVA जनरेट करता है, 100 MVA का जनरेटर है, तो मुझे पावर तो 100 ही है, तो इसका मतलब वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन मेरा इतना आना चाहिए, यही होता है ना पावर का। तो पावर इतना है तो मुझे किसी भी, चाहे वोल्टेज कम रहो या करंट कम रहो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे इतना आना चाहिए। इसका मतलब अगर करंट कम हो जाता है तो वोल्टेज मेरा बढ़ाना पड़ेगा, तभी इतना मल्टीप्लिकेशन आएगा ना। अगर समझ लीजिए यहाँ पे और एक एग्जांपल लेते हैं, 100 VA का जनरेटर है, अगर अगर मान लीजिए 50 वोल्ट अगर मेरा है, और इंटू 2 एम्पियर मुझे करंट लेना पड़ेगा, 2 इंटू 50 इंटू 2 100 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज अगर बढ़ा देता हूँ, 100 कर देता हूँ, तो करंट 1 करना पड़ेगा, तभी तो जाके 100 आएगा ना। इसका मतलब वोल्टेज अगर करंट अगर मैंने कम कर दिया या फिर बढ़ा दिया, तो वोल्टेज की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। अगर वेव वाइंडिंग लो करंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि करंट की वैल्यू अगर कम हो गई तो वोल्टेज की वैल्यू मुझे क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए लो वोल्टेज और हाई करंट रेटिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वेव वाइंडिंग हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही, कल और नए न्यूमेरिकल्स के साथ और नए क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं। धन्यवाद।